हम लोग एक टर्म जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस पे देख लो या थेरेपिस्ट भी हम वो यूज़ करते हैं, वेस्टिबुलर इनपुट। वो कहते हैं आप पार्क ले जाओ या ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जो भी हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिम बॉल पे जो एक्सरसाइज कराते हैं, एनिमल वॉक्स कराते हैं, तो हम कहते हैं कि बच्चे को इससे वेस्टिबुलर इनपुट मिलेगा। तो वेस्टिबुलर इनपुट है क्या? आपको ये समझना पड़ेगा कि वेस्टिबुलर जो टर्म यूज़ कर रहे हैं वो है क्या? तभी आप समझ पाओगे इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड, वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी हो, वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी हो, कुछ भी, तो हमें सबसे पहले वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है हमें ये समझना है। तो आज हम वेस्टिबुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और मेरी डॉटर है श्राव्या। शी इज नाउ 7 years old and she had moderate autism but now she has mild. I am not a trainer. I am just a special mother. ये मेरा 4 years का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम आज हमारा जो बेसिक जो हमारा मेन टॉपिक है वो है वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी। ये एक सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है जो हमारे ऑटिज्म के बच्चों में कॉमनली मिलता है। आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जिन पे वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी या वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी हो सकती है। तो आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी का है। बट वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए कि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कहाँ होता है और इसकी वजह से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पहले ये समझना है। तो मैं आपको एक बेसिक एनाटॉमी से समझाने की ट्राई करती हूँ। सी, ये हमारा एक ईयर का पार्ट है। हमारा जो ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, देन इनर ईयर। तो जो आउटर ईयर है वो तो ये कैविटी है जो साउंड वेव्स को गैदर करके अंदर लेके जाती है। मिडिल ईयर में हमारा ईयर ड्रम होता है, तो वो साउंड वेव्स ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा इनर ईयर, और जो हमारा इनर ईयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। तो अब जो हमारा इनर ईयर है वो 2 पार्ट, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कोक्लिया। कोक्लिया एक स्नेल की तरह मतलब स्ट्रक्चर में एक शेप होती है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, दैट इज उसमें हेयर सेल्स होते हैं कोक्लिया के अंदर। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। एंड सेकेंड इज वेस्टिबुलर सिस्टम। तो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है? हमारे इनर ईयर का एक पार्ट है। और वेस्टिबुलर सिस्टम जो मतलब सॉरी थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, बट मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगी कि जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और उसमें एक ओटोलिथ ऑर्गन है जिसमें उसमें सैक्यूल और यूट्रिकल 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कैविटीज होती हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इन सब में फ्लूइड फिल्ड होता है। ओके, तो जो हमारा ये वेस्टिबुलर सिस्टम है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ गए अगर, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो कोक्ली, बेसिकली आपको समझना है कि इनर ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। तो जो हमारा कोक्लिया है, जब साउंड वेव ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी तो जो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है वो भी वाइब्रेट होगा और उसको, उस इनपुट को जो हेयर सेल्स हैं वो कैप्चर करेंगी और वो ऑडिटरी इनपुट को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को सेंड करेंगे थ्रू द ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व के थ्रू वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं। मैं और भी डीप में जा सकती हूँ कि ऑडिटरी नर्व कौन सी नर्व है, आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक समझो कि हमारे इनर ईयर से एक ऑडिटरी नर्व जा रही है ब्रेन के पास जो ये इनपुट लेके जाती है, चाहे वो हियरिंग का इनपुट हो चाहे वो बैलेंस के लिए इनपुट हो, दोनों इनपुट को हमारी ऑडिटरी नर्व ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन वहां पे प्रोसेसिंग करता है और वापस से सिग्नल सेंड करेगा, बॉडी ईयर्स को सेंड करेगा फॉर हियरिंग, और हमारे बॉडी के मसल्स और टेंडन्स, लेग्स के, हैंड्स के और बॉडी के मसल्स टेंडन्स पे सिग्नल सेंड करें, जिसकी वजह से हम अपना बॉडी पोस्चर या बॉडी बैलेंस कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, बैलेंस रख पाते हैं। तो अगर मतलब बेसिक ये है कि आपका जो इनर ईयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। बैलेंस के लिए आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गई। जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट।
इट इज फॉर द बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो जो हेयर सेल्स है, वो जो हमारी हेयर सेल्स होती है वो कभी भी रीजनरेट नहीं होती है। अगर एक बार डैमेज हो गई तो वो डैमेज परमानेंटली हो जाएंगी। तो इसीलिए जो भी बच्चे डेफ हैं या जिनमें पार्शियल डेफनेस आ रही है, तो पॉसिबली उनके हेयर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इस वजह से उनको कम सुनाई दे रहा है। और विथ एज भी ये डैमेज होंगे, इसलिए विथ एज हमें कम सुनाई देता है। तो हियरिंग का ये पार्ट है, इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, वो हियरिंग का है। लेकिन आपको बच्चे को बचाना है बहुत लाउड नॉइज से, बिकॉज लाउड नॉइज या इंजरी से हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं और हमारे बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। इसलिए इस चीज से हमें अपने बच्चों को बचाना है कि बहुत लाउड म्यूजिक बच्चे को नहीं सुनने देना है कि उसने ईयरफोन लगाया और बिल्कुल लाउडली बिल्कुल मैक्सिमम पे करके सुन रहा है। प्लीज ऐसा मत करना, वरना उससे हेयर सेल्स डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम हियरिंग पार्ट को यही छोड़ देते हैं, हम वेस्टिबुलर सिस्टम पे चलते हैं। अब वेस्टिबुलर सिस्टम भी जो है, जब हमारा जो हेड मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली, जब हम हेड मूव करेंगे राइट लेफ्ट नीचे ऊपर कहीं भी चलते वक्त हम नीचे देखते हैं या फिर हम ऊपर देख के चल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हेड मूवमेंट होगा तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड फील्ड है वो भी मूव करेगा। तो उस मूवमेंट को वो एक उसकी तरह लेता है, इनपुट की तरह लेता है, जो हम उसे हम कहेंगे वेस्टिबुलर इनपुट की तरह लेगा, जो ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा और देन ब्रेन जो है वो सिग्नल सेंड करेगा हमारे मसल्स और टेंडन्स को, जिससे हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हो, तब हम आगे बढ़ते हैं कि उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, हमारे हेड मूवमेंट्स को रीड करके उसके अकॉर्डिंगली ब्रेन को सेंसरी इनपुट दे रहा है, ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है और ब्रेन फिर मसल्स और टेंडन्स को ये सिग्नल सेंड कर रहा है कि उसको किस तरह से मूव करना है जिससे हमारी बॉडी बैलेंस हो पाए। सो गाइस, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है, हमारा आज का टॉपिक है वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी। सो इसमें क्या है, ये इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू वेस्टिबुलर इनपुट। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू वेस्टिबुलर इनपुट मतलब हमारा जब हेड मूव कर रहा है तो हमारे लिए जितना हेड मूव कर रहा है और एक वेस्टिबुलर इनपुट मिल रहा है और वो ब्रेन के पास जा रहा है, वो ब्रेन हमारा प्रॉपर प्रोसेस कर रहा है, तो हमारे लिए उतना नॉर्मल है, हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर ले रहे हैं। पर जिस बच्चे को वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी होगी, उसका हेड जब मूव करेगा तो उसको जो है वो मतलब वो सेंसिटिव है उस चीज के लिए, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा वेस्टिबुलर इनपुट होगा। जो हमारे लिए नॉर्मल है वो उस बच्चे के लिए ज्यादा वेस्टिबुलर इनपुट होगा, मतलब ओवर सेंसिटिविटी हो रही है कि वो ओवर है, वो उसके लिए इंक्रीज्ड स्टिमुलेशन है। तो उस बच्चे को क्या अब ये हो रहा है, तो क्या सिम्टम्स आएंगे उस बच्चे में, वो बच्चे को बहुत डिजीनेस फील होगा, मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा होगी उस बच्चे को, और उसका आप देखोगे फियरफुल रिस्पॉन्स होगा टू जो ऑर्डिनरी मूवमेंट होते हैं हमारे नॉर्मल बेसिक जो हम ऑर्डिनरी मूवमेंट्स करते हैं, लाइक हम स्विंग करते हैं या हम स्लाइड करते हैं या हम किसी रैंप पे ऊपर जा रहे हैं, स्टेयर्स क्लाइम कर रहे हैं, लैडर क्लाइम कर रहे हैं, या फिर हम जंपिंग कर रहे हैं, स्पिनिंग करते हैं हम डांस करते वक्त, या फिर हम अनइवन सरफेसेस पे वॉक करते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए हमारा बच्चा जो है वो फियरफुल रिस्पॉन्स देगा, वो उन चीजों को अवॉइड करेगा, वो मोशन अवॉइडर होगा, उसको ये सारे मोशन अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत यंग जब बच्चा छोटा होगा तो वो जिसको हाइपर सेंसिटिविटी है वेस्टिबुलर, वो क्रॉल नहीं करेगा ज्यादा, वो डायरेक्ट देखोगे आप बच्चे क्रॉल बहुत कम कर रहे हैं और वो फटाफट चलने लग जाते हैं, सीधे क्रॉल नहीं करते, तो वो बच्चा क्रॉलिंग नहीं करेगा। अनइवन अगर टेढ़े मेढ़े रास्ते आए तो वो उस पे अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसका बैलेंसिंग बहुत पुअर होके। तो हम कहाँ थे, सॉरी बीच में फोन आ गया। तो उस बच्चे का ना आप देखोगे उसका पॉस्चर भी बहुत पुअर होगा,
चलते-चलते वो लड़खड़ा के गिर जाता है और अपनी बॉडी का वो बैलेंस नहीं बना पाता है। अगर अनइवन सरफेस आए तो वो उसे अवॉइड करना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता है, रोने लगेगा या कुछ और टेंट्रम्स करेगा कि मुझे इस पे मत चलाओ। फिर उसको ये स्विंग स्लाइड तो वो करेगा ही नहीं, उसको लैडर्स जो है हमारे घर के स्टेयर्स हैं वो चढ़ना नहीं आएगा, वो चढ़ना नहीं चाहेगा या फिर उसको चढ़ना भी नहीं आएगा या उतरना नहीं आएगा। आप नोटिस करोगे ऐसे मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिनको स्टेयर्स पे वो चढ़ गए तो वो उतर ही नहीं पा रहे, उनको उतरना समझ में नहीं आ रहा और उसको उससे प्रॉब्लम होगी। अगर घुमावदार रास्ते हैं तो उसको बहुत ज्यादा मोशन सिकनेस होगी, वॉमिटिंग आने लग जाएगी, नोजिया फीलिंग आएगी, डिजीनेस फील करेंगे वो बच्चे बहुत ज्यादा। और इवन उनको वर्टिगो की प्रॉब्लम आ सकती है। वर्टिगो क्या होता है कि जैसे आप उठे तो आपको चक्कर से आएंगे, आपको लगेगा कि मेरा हेड बहुत मूव कर रहा है, आपको चक्कर जैसे आएंगे, उसको वर्टिगो बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चे में आएंगे और बच्चे को जंपिंग नहीं आएगी, बच्चे को क्रॉलिंग करना पसंद नहीं होगा, वो नहीं करेगा क्रॉलिंग, इन सब चीजों से वो बचना चाहेगा। तो ये सारे सिम्टम्स आप बच्चे में देखोगे। नाउ इससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि बच्चा नॉर्मल डेली मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा, वो उसकी वजह से ही परेशान हो रहा है। तो उसका जो अटेंशन है, उसका फोकस है, उसकी जो लर्निंग है वो बहुत हैम्पर होगी क्योंकि वो इन्हीं सारे बेसिक मूवमेंट वाली चीजों में वो नहीं कर पा रहा। तो उसकी जनरल अवेयरनेस कैसे आएगी? तो एकेडमिकली भी वो पुअर होगा, उसकी स्पीच और लैंग्वेज भी डिले हो जाएगी इस रीजन की वजह से क्योंकि ये इनर ईयर से रिलेटेड है। तो बच्चे का ये सारी इश्यूज बच्चे में आएंगे कि एकेडमिकली वो पुअर होगा, उसकी स्पीच डिले होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, फोकस अटेंशन बहुत पुअर होगा। तो ये सारे सिम्टम्स ये इम्पैक्ट आपको बच्चे पे दिखेगा। नाउ अब ये सारा तो हमने समझ लिया कि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है। नाउ वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या इम्पैक्ट आएंगे, अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे और मतलब इसको हम कैसे ट्रीट करें या कैसे मैनेज करें कि हमारे बच्चे को ये सब कुछ समझ में आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे पहले आपको करना है कि आपको सबसे पहले एक ईएनटी स्पेशलिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास बच्चे को जरूर दिखाना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा, डिजीनेस है, उनको इवन एपिलेप्टिक फिट्स भी आते हैं। तो उनको हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है क्योंकि ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो ईयर को प्रॉपरली चेक करके इनर ईयर को वो क्लैरिफाई कर देगा कि नहीं बच्चे का हियरिंग और जो भी सिस्टम है, वेस्टिबुलर सिस्टम है, वो नॉर्मल है या नहीं है। और मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास इसलिए बोल रही हूँ आपको जाने को बिकॉज ये मोशन सिकनेस, वर्टिगो जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से हो। हमारे हमारी वर्टिब्रास होते हैं ना, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रास है और बीच में डिस्क होते हैं, तो उनकी वजह से ही प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी वो स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम आपने सुनी होगी कि थोड़े से बाहर आ गए या कुछ बल्जिंग हो गई, तो उसकी वजह से भी नर्व जो है हमारी उन पे प्रेशर आता है, तो उसमें वर्टिगो की प्रॉब्लम्स या फिर इस तरह की डिजीनेस की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। इवन बच्चे को बहुत छोटा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा छोटा है, तो उसको सीवियर माइग्रेन के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है जिससे ये फिगर आउट हो जाए कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ईईजी और एमआरआई ये सारा कुछ करा के ये क्लैरिफाई कर देंगे कि नहीं ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देन आप जो पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएं और वो बेरा टेस्ट और ये सारी चीजों को वो रीड करके उनको समझ में आ जाए कि नहीं इनमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये हो सकता है कि वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी का इशू है। तो अब वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी का इशू जो है जरूरी नहीं है सिर्फ ऑटिज्म में तभी होगा। इवन इन ऑटिज्म या फिर जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होते हैं या कोई भी अदर न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं उसकी वजह से भी वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। तो बच्चे में जो पेडियाट्रिक हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे वो रूल आउट करके पता लगाइए कि हाँ बेसिकली बच्चे को कौन सा इशू है। ऑटिज्म के और साइंस के साथ वो मैच करेंगे और फिर बताएंगे कि ये ऑटिज्म है या कुछ और है। तो इसलिए सबसे पहले हमको ये चीज करनी है, जब ये फिगर आउट हो गया कि हमारा वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये सारे इश्यूज हो रहे हैं और हमारे बच्चे को साथ में ऑटिज्म भी है, फिर अब हम मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे।
तो डॉक्टर भी आपको प्रॉपरली मैनेज करना समझाएंगे, थेरेपिस्ट से भी आप गाइडेंस लो, बट अदरवाइज इसका मैनेजमेंट बिल्कुल सिंपल है कि इसमें हमको ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए ही जाना है। इसके लिए कोई मेडिसिन, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप आयुर्वेदा करा लोगे या होम्योपैथी करा लोगे तो फिर ठीक हो जाएगा, नहीं। इसका मेन ट्रीटमेंट ही आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। तो ओटी के थ्रू ही बच्चे को इसमें इनसे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें बच्चे को बहुत ज्यादा डीप प्रेशर देना है आपको। तो डीप प्रेशर के लिए आप बच्चे को मोटे कंबल में या फिर थिक बेडशीट में आप अच्छे से रोल करके उसको प्रेशर दो। फिर ऊपर से जिम बॉल से प्रेशर दो बॉडी पर, और आपको डीप प्रेशर मसाज देनी है बच्चे को। आप डीप प्रेशर हेड मसाज दो, या आप हेड को ऐसे प्रेस करके ना 10 सेकंड के लिए आप रखो। इस तरह से अलग अलग पोजीशंस में आप इस तरह से करके आपको अलग अलग पोजीशंस में हेड प्रेसिंग करनी है, प्रेशर देना है। फिर आप डीप प्रेशर मसाज दे सकते हो, बच्चे की फुल बॉडी मसाज दे दो आप, हैंड्स में, लेग्स में प्रॉपर मसाज ऑयल के थ्रू मसाज दे दो आप। और प्लस आपको डीप प्रेशर तो बॉल के थ्रू, जिम बॉल के थ्रू देना इज अ मस्ट, वो देना ही है। फिर आप क्या कर सकते हो ना, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। और फिर आप ना इस तरह का ये जो मसाजर है ना, ये इस तरह का आप मसाजर भी ले सकते हो। ये मैंने डीकैथलॉन से लिया था। तो इसको ना आप स्टार्ट करके बच्चे के जॉइंट्स पे अच्छे से 10 सेकंड के लिए होल्ड करके आप बच्चे को मसाज दे सकते हो। इस तरह से करके होल्ड करके हर जॉइंट पे ऊपर नीचे करके आप मसाज दे सकते हो। ठीक है, लेग्स के जॉइंट पे, नी जॉइंट पे, नीचे फीट पे मसाज दे सकते हो। फिंगर्स पे इस तरह से करके आप मतलब यहाँ पे हैंड पे प्रेशर दे सकते हो। फिर आप इसको हेड पे भी इससे मसाज करा सकते हो बच्चे की। तो धीरे धीरे बच्चे को जब इतने सारे प्रेशर हम देंगे तो उससे बच्चे का काफी इम्प्रूवमेंट बच्चे में आपको दिखेगा। तो ये तो आपका डीप प्रेशर हो गया। फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी बहुत सारे तरीके से, जैसे कि आप डिफरेंट आपने देखा होगा थेरेपिस्ट को कि वो डिफरेंट स्विंग्स उनके पास होती हैं, रोप लैडर्स होते हैं, उस पे बच्चे को क्लाइम करना सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा, पहले या बच्चा रेजिस्ट करेगा, नहीं करेगा, पर धीरे धीरे जब वो करवाएंगे ना, तो या आप भी करोगे तो धीरे धीरे बच्चा उसको मतलब सपोर्ट करने लग जाएगा, और वो करने लगेगा, धीरे सीखने लग जाएगा। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी धीरे धीरे डाउन होगी। तो हमको एक तरीके से ये टेलर्ड, इसे कहते हैं टेलर्ड वेस्टिबुलर एक्टिविटी। मतलब कि टेलर्ड मतलब कि हम उसको नैरो डाउन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि मेन तो हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो होती है, जिसमें हम ओटी करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें डीप प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जिम बॉल पे डिफरेंट एक्सरसाइजेस कराओगे। जिम आपके पास अगर वो ट्रैम्पोलिन नहीं है तो जिम बॉल पे आप जंप कराओ, 5 जंप कराओ। बच्चा अगर परेशान हो रहा है 10 जंप कराओ, ज्यादा मत कराओ। धीरे धीरे आपको टॉलरेंस लेवल अप करते जाना है, बार को रेस करते जाना है। इसी तरह से आप एनिमल वॉक्स करा सकते हो, बच्चे को क्रॉलिंग करानी है, बच्चे को बियर वॉक कराना है, सोल्जर वॉक, तो अलग अलग जितनी वॉक है, फ्रॉक जंप कराना है, ये सब कराना है। फिर धीरे धीरे बच्चा ये करने लग जाएगा। तो आपको रेगुलर इसको रखना है। और आपको स्टेयर्स है घर में, तो धीरे धीरे स्टेयर्स क्लाइंब कराने हैं। फिर मैंने खुद अपने चैनल पे डाला हुआ है स्विंग। मेरे पास ये बेसिक वाला जो सिटिंग वाला स्विंग होता है ना, ऐसे करके जो ये आता है, सॉरी मैं दिखाई देती हूँ आपको। ये वाला जो स्विंग है ना, ये वाला स्विंग है। तो मैं इस पे मैंने एक्टिविटीज डाली हुई है, तो आप वहां से देख सकते हो। चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको एक्सरसाइजेज ऑन स्विंग में ये मिल जाएगा। इवन मैंने एक होममेड बेडशीट से स्विंग बनाया था, उस पे मैंने एक्टिविटीज डाली हुई है। तो आप प्लीज प्लेलिस्ट पे जाना और वहां पे आप स्विंग ओटी एक्सरसाइजेज ऑन स्विंग पे देखना, तो आपको सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। तो आप जब धीरे धीरे आप
घर पे भी स्विंग कराना शुरू कर दोगे और थेरेपी के सेंटर पे भी जा रहा है तो वो लोग भी स्विंग्स कराएंगे, तो बच्चे में आपको धीरे धीरे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट दिखेंगे। बच्चे को बच्चा बच्चा थोड़ा मतलब नॉर्मल जो उसका जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। वो अनइवन सरफेस पे आपको डेली लॉन में ले जाके उसको चलाना है, नंगे पैर चलवाइए या फिर आप जो भी ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं वो धीरे धीरे चलवाएंगे। फिर जैसे किसी पतली नैरो सा एक ऊंचा वो है बीम जैसी है, उसके ऊपर उसको बैलेंस करवाना। तो ये धीरे धीरे जब ये एक्टिविटीज आप करवाने लग जाओगे ना, तो धीरे धीरे बच्चे का टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाएगा और बच्चा जो है हमारा वो इस चीज को उसकी जो सेंसिटिविटी है इंक्रीज वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। और धीरे धीरे हम बच्चे को फिर फर्दर आप देखोगे, आप बच्चे को जंपिंग सिखाना पड़ेगा आपको कि आप धीरे धीरे बच्चे को जंपिंग सिखाओ, थोड़ी कम हाइट से उसको जंप करना सिखाओ, फिर धीरे धीरे आप उसको रेस करते जाओ। इवन आप अपने थेरेपिस्ट से ही पूछो कि कैसे सिखाना है, आप प्लीज सिखाओ, आप उनको ये कहो कि आप उसे बच्चे को जंपिंग और ये सब सिखाओ, तो धीरे धीरे वो सिखाएंगे। आप भी उनसे देख के सीख सकते हो, बिकॉज श्राव्या को भी जंपिंग बिल्कुल नहीं आती थी। वैसे श्राव्या का वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी का केस नहीं है, वो वेस्टिबुलर हाइपो सेंसिटिव है, बिकॉज वो बहुत स्पिनिंग और ये सब करती थी, रॉकिंग करना, तो बच्चा तो इसलिए उसको, लेकिन उसको जंपिंग नहीं आती थी, तो जंपिंग थेरेपिस्ट ने उसको सिखाई थी, मैंने उनसे ही टिप्स लिए थे और फिर मैंने घर पे उसको सिखाया था। तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें सिखानी है। बच्चे को आप गोदी में लेके हल्का सा ना ऐसे पकड़ के थोड़ा आप घुमा दो उसको गोल गोल, ऐसे हल्के हल्के आपको उसको मूवमेंट्स देने हैं, जिससे कि बच्चा उसके लिए मतलब उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाए और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो धीरे धीरे हमें उसके वेस्टिबुलर सिस्टम की जो इंक्रीज सेंसिटिविटी है उसको हमें डाउन करना है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार दो बार इस वीडियो को देखिए, आप समझिए कि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है हमारा, बिकॉज ये इनर ईयर का पार्ट है और हमारा इनर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बिल्कुल भी डैमेज या बिल्कुल भी इंजरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारा पूरा बॉडी का बैलेंस, पूरी हियरिंग पूरी उस पर डिपेंडेंट है, तो वो हमारा हेल्दी रहना ही चाहिए। इसलिए कभी भी आप ना ऐसे जैसे कब मार्केट में मैं वहाँ गए थे ऋषिकेश, तो वहाँ पे ना ईयर क्लीनिंग वाले घूम रहे थे बहुत सारे, तो ऐसी जगहों से प्लीज ईयर क्लीनिंग कभी भी मत करवाना आप, बिकॉज वो डैमेज हो सकता है बच्चे का ईयर, तो ऐसा कभी भी मत कराना आप। या हम लोग क्या करते हैं ना, कान में तेल डाल दिया, कोई भी ईयर ड्रॉप डाल दी, प्लीज ऐसे आप बिना डॉक्टर की गाइडेंस के ऐसा कभी भी मत करना। कान में लिक्विड को नहीं जाने देना है, और इवन ईयर ड्रॉप्स भी जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी आपको डालना है, और वो भी अगर आपकी ईयर ड्रॉप ओपन हुए हो 15 डेज हो गए हैं तो वो उसको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट टिप्स जो आपको याद रखनी है। और धीरे धीरे जब बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम काम डाउन हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिविटी काम डाउन आ जाएगी, तो बच्चे का फोकस, अटेंशन, लर्निंग सब इम्प्रूव हो जाएगा, और धीरे धीरे बच्चे को आप देखोगे उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चे के लिए कि बच्चे का वेस्टिबुलर सिस्टम एकदम नॉर्मल स्पेस में आ जाए। So thank you so much for watching our channel Proud Mommy. Please guys like, share, subscribe and comment on our YouTube channel. Bye.